अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज संडे है, संडे को आपको कैसे वर्ड्स बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है एकोलाइट। एकोलाइट जो है ये नाउन है। इसके दो मतलब होते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे कि पहला मतलब है अ पर्सन हु असिस्ट इन रिलीजियस सर्विसेज। देखिए, जो चूंकि जाहिर है ये अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, तो उनके जो वर्ड्स होते हैं उनकी अपनी तारीख के हिसाब से होते हैं। तो वो एकोलाइट बोलते हैं जो चर्च में जो प्रीस्ट होता है उसको, जो बंदा असिस्ट कर रहा होता है, जो आदमी उसकी मदद कर रहा होता है, उसको वो एकोलाइट बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी उनकी रिलीजियस सर्विसेज चल रही होती हैं चर्च में, तो प्रीस्ट के साथ जो उसका हेल्पर होगा, जो उसको असिस्ट कर रहा होगा, उसको वो एकोलाइट बोलते हैं। ठीक। अब उसी तरह से इसको आम, जो उर्फे आम में जो है वो बोला जाता है, जो वो बोला जाता है किसी भी फॉलोअर को या असिस्टेंट को, किसी लीडर के। कोई लीडर है, उसके साथ उसका जो साथी होता है, जो उसको असिस्ट करने वाला होता है या उसको फॉलो कर रहा होता है, उसको भी एकोलाइट बोला जाता है। ठीक है। स्टार्ट तो इसी तरह से हुआ था कि वो जो प्रीस्ट के साथ आदमी होता है उसको बोलते हैं, उसके बाद ये किसी भी लीडर के साथ जो उसका हेल्पर या असिस्टेंट होता है, उसके लिए भी ये वर्ड जो है वो यूज होने लग गया है। तो इसका सेंटेंसेस देख लेते हैं। द एकोलाइट कैरी द कैंडल ड्यूरिंग द चर्च सर्विस। आपने देखा होगा कि चर्च में जो भी सर्विस चल रही होती है, तो उसमें वो कैंडल्स वगैरह जो है एक बंदा लेकर वो चल रहा होता है, तो वो एकोलाइट होता है। एकोलाइट कैरी द कैंडल्स, के एकोलाइट जो है वो जो कैंडल्स होती है उनको लेके चल रहा था ड्यूरिंग जो भी चर्च की सर्विस हो रही थी वहां पे। द पॉलिटिशियंस एकोलाइट्स वर्कड टायरलेसली टू सपोर्ट हर कैंपेन। जो पॉलिटिशियन थी, उसका जो उसके जो एकोलाइट्स थे, मतलब उसके जो फॉलोअर्स थे, जो उसको असिस्ट करते थे, उन्होंने वर्क टायरलेसली, मतलब अंत तक जो है उन्होंने काम किया। बहुत ज्यादा जब कोई इंसान काम करे, इतना कि भाई वो थक थक जाए, तो उस मतलब अंत तक, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, अंत तक मेहनत उन्होंने की, काम किया। टू सपोर्ट हर कंपेन, उसकी कंपेन को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी नेसेसरली। नेसेसरली जो है ये एडवर्ब है, और इसके भी, ये भी दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है। सबसे पहला तो जो मीनिंग जिसमें नेसेसरली हम इस्तेमाल करते हैं वो है इट इज अनअवॉइडेबल और गारंटेड बिकॉज ऑफ द कंडीशंस और फैक्ट्स इन्वॉल्व्ड। किसी चीज को अगर आपने कहना है कि ये तो होकर ही रहेगी, मतलब इसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, गारंटी ये काम होगा, उस सेंस में भी हम नेसेसरली को यूज करते हैं। दोनों के सेंटेंसेस बनाकर बताऊंगी। और दूसरा सेंस हम जिसमें हम नेसेसरली को यूज करते हुए, समथिंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये चीज ऐसे ही हो। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। दो सेंस है। एक सेंस, पहला क्या मीनिंग है कि भी ये चीज जो है ना ये अवॉइड नहीं की जा सकती, ये तो गारंटी होके रहेगी, इस सेंस में। और सेकंड ये कि जरूरी नहीं कि ऐसा हो। इन दो मीनिंग में हम यूज करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि टू सक्सीड इन दिस जॉब यू मस्ट नेसेसरली वर्क हार्ड। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस जॉब में तुम्हें कामयाब होने के लिए यू मस्ट नेसेसरली वर्क हार्ड, का मतलब ये है कि जो मेहनत है, पहला मीनिंग जो है, ये करना लाजमी है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेसेसरली वर्क हार्ड से मुराद ये है, वर्क हार्ड से पहले जो हमने नेसेसरली वर्ड यूज कर लिया है, तो इसका मतलब ये बन रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, वो लाजमी है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। सेकेंड मीनिंग क्या है, जस्ट बिकॉज ही इज वेल्दी डजेंट नेसेसरली मीन ही इज हैप्पी। अब ये सेकेंड मीनिंग में है। ठीक है। कि जस्ट सिर्फ इस वजह से कि वो वेल्दी है, वो अमीर है, रिच है, उसके पास पैसा है, डजेंट नेसेसरली मीन, तो जरूरी नहीं है कि ही इज हैप्पी, कि वो खुश भी हो। ठीक है। इन दो मीनिंग में हम नेसेसरली को यूज करते हैं। थर्ड जो वर्ड है वो है जी रेटिसेंट। रेटिसेंट एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है रिलक्टेंट टू स्पीक और कम्युनिकेट ओपनली, ऑफन ड्यू टू शाइनेस और प्रेफरेंस फॉर प्राइवेसी। देखें, कोई इंसान जो कि थोड़े से शाय होते हैं, कुछ लोग एक तो नेचर में शाय होते हैं, तो वो इतना ज्यादा मतलब खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर रिजर्व इन नेचर, दे आर शाय इन नेचर। या उस इंसान की ये प्रेफरेंस होती है कि वो अपनी जाती जिंदगी को प्राइवेट रखना चाहता है, तो वो इतना खुलकर बात नहीं करता है। तो इसको आप जहन में रख लीजिए, इसका मीनिंग ये बन सकता है कि ऐसा इंसान
जो ओपनली बात करने के लिए रिलक्टेंट हो उसको आप रेटिसेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं सेंटेंसेस। शी वॉज रेटिसेंट अबाउट हर प्लान्स फॉर द फ्यूचर अवॉइडिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब वो रिलक्टेंट थी कि वो अपने जो भी फ्यूचर के उसके जो प्लान्स हैं उनके बारे में वो बात करे, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को अवॉइड कर रही थी। रेटिसेंट थी मतलब कि वो रिलक्टेंट थी, वो बात नहीं करना चाह रही थी, हिचकिचा रही थी वो, ठीक। He remained reticent during the meeting, contributing only a few words. मतलब वो बड़ा ही reluctant, चुपचाप खामोश रहा मीटिंग के दौरान, और सिर्फ चंद अल्फाज का ही जो है ना वो उसने तबादला ख्याल किया। मतलब चंद अल्फाज ही वो बोला, उससे ज्यादा वो बोला ही नहीं, क्योंकि वो रेटिसेंट था, ठीक है। मतलब एक तो रिलक्टेंट था, थोड़ा खामोश रहा, रिजर्व रहा वो, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी churn। churn जो है ये वर्ब है। इसको भी दो मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, टू स्टर और एजिटेट विगोरसली। किसी चीज को किसी लिक्विड के मीनिंग में, क्योंकि स्टर का मतलब होता है हिलाना। अब हिलाया जाता है जब लिक्विड को, जो लिक्विड कोई चीज हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर उस लिक्विड को हिलाया जाए ना, तो उसको भी चर्न करना कहते हैं, ठीक है। इसीलिए देखें, जो हम लस्सी वगैरह बनाते हैं, वो भी वो जो प्रोसेस होता है, जो लोग हाथ से, जिन्होंने अगर गांव वगैरह में देखा हो, तो वो क्या करते हैं, वो चर्न ही करते हैं। वो बहुत ज्यादा जो है वो उसको हिलाते हैं लस्सी को, तो फिर उसमें से मक्खन निकलता है। उस प्रोसेस को भी चर्न करना कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जिसका सेकंड मीनिंग है टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज को बहुत बड़ी तादाद में पैदा करना, प्रोड्यूस करना, उसके मीनिंग में भी churn जो है यूज होता है। जैसे द ओशन churned violently during the storm tossing the boat around। देखिए, अब समुंदर के अंदर अगर तूफान आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, तो आप देखिएगा कि वो जो पानी, उसकी जो लहरें होती हैं, वो कितने तूफानी अंदाज से, वॉयलेंट अंदाज से जो ना वो मतलब उछलने लगती हैं। तो उसको भी चर्न करना कहेंगे, ठीक है। टॉसिंग द बोट अराउंड, टॉस करने का मतलब होता है हिलाना, ठीक है। जो बोट थी उसको पूरा मतलब उल्पट कर देना, ठीक है। उसको टोस्ट कर रही थी उसको, ठीक है। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट सेंटेंस है वो है द फैक्ट्री churns आउट thousands ऑफ टॉयज एवरी वीक। जो फैक्ट्री है वो हर हफ्ते thousands ऑफ टॉयज, मतलब हजारों की तादाद में जो टॉयज हैं उसको चर्न करती है, मतलब उसको प्रोड्यूस करती है, उसको बनाती है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सिसेशन। सिसेशन का मतलब होता है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है अ स्टॉपिंग। किसी चीज को स्टॉप कर देना, इधर टेम्परली और परमानेंटली, थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए, ठीक है। एक पॉज लगा देना, डिसकंटिन्यू कर देना किसी काम को, ठीक है। किसी काम को रोक देना, उसको कहते हैं सिसेशन, ठीक है, रोकने को। अब वो थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है और हो सकता है कि हमेशा के लिए किया गया हो, ठीक। इसी तरह से जैसे सेंटेंस है द सडन सिसेशन ऑफ द स्टॉर्म ब्रॉट रिलीफ टू द ट्रैवलर्स। जो अचानक से जो स्टॉर्म की, जो तूफान की सिसेशन हुई, मतलब तूफान का जो थम जाना था, उसको अब उर्दू में हम थम जाना बोलेंगे, मतलब तूफान का रुक जाना, ठीक है। तो जो सडन सिसेशन हुई है स्टॉर्म की, कि सडनली जो स्टॉर्म जो है वो रुका है, उसकी वजह से क्या हुआ है, ब्रॉट रिलीफ, के थोड़ा सा सुकून आया टू द ट्रैवलर्स, जो भी लोग उस जगह पे ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा जी, द फैक्ट्री अनाउंस्ड द सेसेशन ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू अ लैक ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि रॉ मटेरियल्स नहीं थे फैक्ट्री के पास, तो फैक्ट्री ने क्या कहा किया, अनाउंस किया द सेसेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका जो भी वहां पे चीजें बन रही थी, उनकी सेसेशन मतलब उनका रुक जाना, कि भाई हमने अभी प्रोडक्शन को रोक दिया है, क्योंकि हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल्स नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी ट्रोप। ट्रोप जो है, इसको ये नाउन है, और इसको देखें, इसको भी दो मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। एक तो फिगरेटिव मीनिंग है उसका, ये जो हम फिगरेटिव यूज ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन करते हैं ना, जो भी मुहावरे जिसको कहते हैं हम, ठीक है, उसको भी ट्रोप बोला जाता है।
और एक उसका सेकंड मीनिंग है अ कॉमन और ओवर यूज्ड थीम और डिवाइस इन लिटरेचर, फिल्म और अदर आर्ट फॉर्म्स। अब ये जितनी भी आर्ट फॉर्म्स होती है ना, इसमें जो बड़े कॉमन किस्म के थीम्स होते हैं ना, जैसे वो मूवीज हो सकती हैं, लिटरेचर हो सकता है, नॉवेल्स हो सकते हैं, उसमें बड़ी कॉमन किस्म के जो थीम्स होते हैं, वो स्टोरी लाइंस, वो प्लॉट्स जो हम बड़े कॉमन होते हैं, जो हमने बहुत ज्यादा सुने देखे पढ़े होते हैं, उनको भी ट्रॉप बोला जाता है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है कि एक अमीर लड़की गरीब लड़का, ठीक है, इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं, या इस तरह की स्टोरीज के भी माँ बाप नहीं मान रहे हैं शादी के लिए हीरो हीरोइन की, तो वो स्टोरी, मतलब जो कॉमन थीम्स होते हैं उनको भी ट्रॉप बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि पहला सेंटेंस है जो हमने पहले मीनिंग में पढ़ा है, वो है कि द फ्रेज टाइम इज अ थीफ इज अ ट्रॉप ऑफन यूज टू एक्सप्रेस हाउ क्विकली टाइम पासेस। अब ये कि टाइम इज अ थीफ, ये यूज किया जाता है कि भाई वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। ये कॉमन एक फ्रेज है जो इंग्लिश में बहुत यूज की जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। अब ये जो इस तरह के कॉमन फिगरेटिव जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सब को आप जो है ना वो उनको ट्रोप बोल सकते हैं। अब जैसे ये है कि मैनी रोमांटिक कॉमेडीज रिलाई ऑन द ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ट्रोप टू ड्राइव द प्लॉट, ठीक है। अब आप इंग्लिश रोम कॉम्स देखें ना, तो उसमें ज्यादातर जो कॉमन प्लॉट होता है वो क्या होता है कि जी जो भी उसमें लीड करेक्टर्स होते हैं, जो एक हीरो है जो हीरोइन है, तो उनके दरमियान में दिखाते हैं कि वो जी इंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से। और उनके दरमियान में जो बाद में जो वो दिखाते हैं कि जी एक स्टोरी जो है, मतलब वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, उनके दरमियान में रोमांस दिखाएंगे और जो भी दिखाएंगे। तो उनके एक कॉमन थीम है, वो क्या है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, कि दो ऑपोजिट लोग जो है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कॉमन थीम्स होते हैं, तो इनको भी हम ट्रॉप कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी बिनेवलेंट। बिनेवलेंट जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है शोइंग काइंडनेस, गुडविल और अ डिजायर टू हेल्प अदर्स, चैरिटेबल एंड कंपैशनेट पर्सन। ऐसा इंसान जो बड़ा काइंड हो और जो दूसरों की बहुत मदद करता हो। अब वो जो इसको जहन में मदद करने के सेंस में इसको जहन में रख लें, वो इंसान जो दूसरों की बहुत मदद करता हो उसको बेनेवलेंट कहेंगे, लेकिन वो कोई भी सेंस हो सकती है। वो पैसों के थ्रू मदद हो सकती है, या वो इंसान कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरों की मदद हो रही है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप बेनेवलेंट कहेंगे कि जी बड़ा काइंड इंसान है, बड़ा सखी इंसान है, ठीक है, जिसको उर्दू में बोलते हैं हम। जैसे कि द बेनेवलेंट लीडर डोनेटेड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हर वेल्थ टू चैरिटी, कि जो भी वो सखी जो लीडर थी, उसने अपनी जो उसकी दौलत थी उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसने डोनेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से his benevolent actions earned him the respect of everyone in the community। उसके जो बड़े benevolent actions हैं, उसके जो बड़े सही काम जिसको आप उर्दू में बोल सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे काम जो उसने दूसरों की हेल्प के बहुत सारे किए हैं, ऐसे आपको बहुत सारे जो लोग हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस उससे क्या हुआ, earned him the respect of everyone, कि हर एक की उसको इज्जत मिली है, उसने उसने वो इज्जत हासिल की है अपने उन बेनेवलेंट एक्शंस के थ्रू। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आज का लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था। आप नेक्स्ट वीक के लिए जो वर्ड्स हैं इस लेसन के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज इसी लेसन के कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखा करें, फिर मुझे ढूंढने में आसानी रहती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आई सी यू नेक्स्ट लेसन।